नमस्कार, स्वागत है आपका पियो भारत पर और आपके साथ मैं हूँ अर्पिता। आज बात करेंगे बेगूसराय विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2025 में कौन-कौन उम्मीदवार होने जा रहे हैं? बीजेपी किसको टिकट देने जा रही है? कांग्रेस किस पर दांव खेलेगी? यहाँ का जातिगत समीकरण क्या है? कौन सी जाति के लोग ज्यादा मतदान करते हैं और इस बार किसके साथ खड़े हैं? बीजेपी के साथ खड़े हैं या कांग्रेस के साथ खड़े हैं? यहाँ जीत हार में बड़ा फैक्टर क्या होगा? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे और हमारे साथ चर्चा में जो जुड़े हैं खास मेहमान प्रदीप झा, राजनीतिक विश्लेषक है, जो इस सीट का विश्लेषण करेंगे और एक-एक सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सर, आपका पियो भारत पर स्वागत है बहुत-बहुत। बहुत बहुत सर, धन्यवाद अर्पिता, आपका भी। फिर इस सीट पर मुकाबले में आप किसको देख रहे हैं इस वक्त? किन किन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है? अगर शुरुआत आप इसी के साथ करें कि किसको दावेदारी मिलने की संभावना दिख रही है, दावेदार कौन हो सकते हैं? देखिए, बेगूसराय विधानसभा सीट का जो समीकरण है अर्पिता, उसके आधार हम्म। पर मुझे लगता है कि पिछली बार लगातार 3 बारों से, 2 चुनाव से जो समीकरण, जिस समीकरण के आधार पे बेगूसराय में चुनाव लड़ा गया है विधानसभा का, मुझे लगता है कि हम्म। समीकरण वही रहने वाला है 2025 में भी। हम्म। मैं क्या हम्म। था वो उसको ध्यान दीजिए आप। था ये कि 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो दोनों गठबंधन, एनडीए से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुंदन सिंह जो कि चुनाव जीते थे, और जो रनर अप थे, जो दूसरे नंबर पे उम्मीदवार थी, वो थी अमिता भूषण, जो कांग्रेस पार्टी जी। की उम्मीदवार रही है। हम्म। और वो अमिता भूषण 2015 में चुनाव जीती थी। वो 2015 में क्यों जीती थी ये याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय में 2015 के विधानसभा चुनाव में हम्म। जब अमिताभ भूषण चुनाव जीती तो उस समय में वो कांग्रेस की उम्मीदवार थी, और उनके साथ आरजेडी तो थी, साथ ही जनता दल यू का हम्म। भी गठबंधन था। ठीक है, तो हम्म। इस तीनों पार्टियों के समीकरण के आधार पर अमिताभ भूषण की जीत हुई थी वहां पर, और बीजेपी के उम्मीदवार जो थे उस समय में सुरेंद्र मेहता, वो चुनाव हार गए थे। ठीक है, और अमिताभ 2015 भूषण में, चुनाव जीती 2015 की थी बात कर रहे हैं आप? 2015 में। लेकिन 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने वहां से अपना उम्मीदवार बदल दिया। ठीक है, हम्म। और सुरेंद्र मेहता के बदले में बीजेपी ने कुंदन सिंह, जो कि उसी जो हम्म। जाति से आते हैं जिस जाति से अमिताभ भूषण हम्म। आती थी, ठीक है, उनको उम्मीदवार बनाया वहां से। और उसके इस समीकरण में बदलाव के कारण बीजेपी वहां पर जो है चुनाव जीतने में सफल हो गई। ठीक है, और अमिताभ भूषण चुनाव हार गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हो सकता है कि उम्मीदवार में कुछ परिवर्तन हो जाए। बीजेपी भी हो हम्म। सकता है कुंदन सिंह के बदले किसी दूसरे भूमिहार उम्मीदवार को चुनाव लड़ाए। संजय सिंह, एक जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के वहां जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनकी चर्चा चल रही है। और कुंदन सिंह भी दोबारा लड़ सकते हैं। तीसरा एक और नाम वहां से आ रहा है, रजनीश कुमार का, जो भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं और विधान परिषद के सदस्य थे। ठीक है, उनका भी नाम आ रहा है। तो अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इतना तय है कि भारतीय जनता हम्म। पार्टी का उम्मीदवार भी फिर से भूमिहार जाति से ही होंगे, और जो विपक्षी गठबंधन है उसमें कांग्रेस का ही उम्मीदवार रहने की संभावना अधिक दिखती है तब तक, जब तक कि कोई गठबंधन के सहयोगियों में कोई उलट पुलट ना हो जाए। ठीक है, उलट मतलब पुलट प्रदीप जी, मतलब मजबूत दावेदारों की जो आपने लिस्ट बताई है, बीजेपी की तरफ से एक कुंदन सिंह जो कि मौजूदा बीजेपी के विधायक है, उनके नाम की भी चर्चा है। उसके अलावा आपने दो और नामों का जिक्र किया। बीजेपी 2015 में बदलाव करती है उम्मीदवार का, फिर चुनाव जीतती है, लेकिन 2020 में तो कुंदन सिंह के नाम पर बीजेपी चुनाव जीती हुई है। तो क्या लगता है आपको, क्या ग्राउंड पर कुंदन सिंह को लेकर कोई नाराजगी है जिसकी वजह से बीजेपी कैंडिडेट बदलेगी, या फिर बीजेपी यहाँ पर किसी और को मौका इसलिए दे रही है क्योंकि यहाँ पर कोई और जो है मजबूत दावेदार कुंदन सिंह से ज्यादा है, लोग ग्राउंड पर उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं? वजह क्या हो सकती है? नहीं, वजह देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है अर्पिता, एक कैडर बेस्ड राजनीतिक दल है। और उस दल में आप देखेंगे कि लगातार कोई भी जो है वहां से माने कई चुनावों में ऐसा हुआ है कि जीते हुए उम्मीदवार को भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, या फिर उनकी सीट बदल दी गई है। तो बीजेपी जो हम्म। जो सर्वे कराती है, आंतरिक सर्वेक्षण जो भारतीय जनता पार्टी कराती है, तो उसमें देखती है कि उम्मीदवारों से उनके कार्यकर्ता कितने खुश हैं।
और आम मतदाताओं पर भी उसका क्या प्रभाव जो पिछले चुनाव में था वो चुनाव इस बार भी है या नहीं है। तीसरा एक और फैक्टर होता है कि कोई भारतीय जनता पार्टी में कई बार ऐसा होता है कि नहीं, जो वर्तमान में विधायक है उसकी तुलना में दूसरा कोई कार्यकर्ता, अगर जानती है आप कि नेताओं की परिक्रमा का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, तो इस आधार पर भी कई बार जो बड़े नेता होते हैं वो उनके कारण, जैसे रजनीश कुमार मान लीजिए, बीजेपी में एक बड़ा चेहरा रहे हैं, अपने समय में राष्ट्रीय मंत्री रहे, बिहार में विधान पार्षद रहे, तो इसलिए वो भी कोई गुल खिला सकते हैं। ऐसा तो फिर कुंदन सिंह का टिकट कट सकता है। ठीक है, तो ये कई स्थानीय कारण से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कारण भी हो सकते हैं उसमें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बदल दे। ये संभव है, इस बात से इनकार नहीं कर सकती आप। क्या लगता है आपको, कांग्रेस की तरफ से क्या लगता है, उम्मीदवार बदलेगा या फिर पुराना उम्मीदवार ही रिपीट करेगी कांग्रेस, क्या लगता है आपको? तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस बार उम्मीदवार बदलेगी, क्योंकि अमिताभ भूषण वहां पर सक्रिय है। ठीक है, और कांग्रेस के पास वैसे भी बहुत ज्यादा उम्मीदवार तो है नहीं, किसी भी विधानसभा सीट पर देखेंगी आपकी बहुत ज्यादा उम्मीदवार नहीं। हाँ, एक चीजें हो सकती है कहीं कि भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए एक मिनट के लिए अपने कुंदन सिंह को टिकट देने से मना कर दे, तो हो सकता है कहीं कुंदन सिंह ही ना बीजेपी के बदले कांग्रेस से चुनाव लड़ जाए। तो ये सब चीजें हो सकती है, अंतिम चुनाव में कुछ भी हो सकता है। यही बात मैं जानना चाह रही थी प्रदीप जी। ये होता है कि जब एक सीट पर दो तीन चेहरे मजबूत दिखाई पड़ते हैं, देखिए दावेदारी चूंकि यहाँ पर गठबंधन के अनुसार मिलती है। अब इंडिया गठबंधन है, दूसरी ओर एनडीए गठबंधन है। इधर इंडिया गठबंधन के पास ये सीट अभी तक कांग्रेस के हिस्से में है और बीजेपी के हिस्से में है। तो दो मजबूतों के बीच जब लड़ाई की बात आएगी, जो तीसरा मजबूत है वो एक रास्ता तलाशता है, और इसके बीच में ही हम देखते हैं कि पार्टी में इधर उधर आना जाना तोड़फोड़ शुरू होता है। और इन राज्य में बेगूसराय में दिख सकती है, ये बेगूसराय विधानसभा में ये तस्वीर दिख सकती है। बेगूसराय में एक और फैक्टर है कि वहां पर पिछली बार जो है एक निर्दलीय उम्मीदवार, जब वहां से सुरेंद्र मेहता, चूंकि पता है आपको सुरेंद्र मेहता अति पिछड़ी जाति से संबंध रखते हैं, ठीक है, तो जब उनका टिकट कटा तो फिर वहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मजबूती से लड़ा था। ठीक है, वो राजेश कुमार। ठीक है, और उनको राजेश कुमार को जो है 18,000 वोट भी आया था। तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़कर 18,000 वोट ले आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, जबकि बिहार में चुनाव जो है बाइपोलर होता है, आमने सामने की लड़ाई होती है, और आमने सामने की लड़ाई में अगर कोई निर्दलीय चुनाव लड़कर 18,000 वोट ले आए तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि उस उम्मीदवार पर जो राजनीतिक दल है उनकी कितनी बड़ी गहरी नजर होगी उस पर। ठीक है, और वह भी कोई चमत्कार करने की स्थिति में हो सकते हैं कभी भी। तो अब देखना यह भी है कि राजेश कुमार भी उनके नाम पर भी दाव खेल सकती है, कांग्रेस उनके नाम पर भी दाव खेल सकती है। आप ये संभावना दिखा रहे हैं या फिर आप बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर ऐसा लगेगा। क्योंकि देखिए एक चीज तो मानकर चलिए ना कि अगर कांग्रेस जब गठबंधन में है आरजेडी के साथ, तो कांग्रेस का टिकट फाइनल करने में कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा आरजेडी के नेतृत्व का चलेगा। ठीक है, तो अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव की क्या रणनीति होती है वो ज्यादा महत्व रखेगा वहां पर कि अखिलेश प्रसाद सिंह की क्या रणनीति होती है। ठीक है, तो आप इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते कि वहां पर जो है कांग्रेस भी कोई गेम करे, या यह भी हो सकता है कि चूंकि पारंपरिक रूप से बेगूसराय जिला आप देखेंगे अर्पिता कि वो वामपंथियों का भी कर रहा है। ठीक है, कम्युनिस्टों का भी कर रहा है। तो एक खेल यह भी हो सकता है कि कहीं गठबंधन में वह सीट जो है कम्युनिस्ट पार्टी को ना चला जाए, यह भी संभव है, क्योंकि कम्युनिस्टों का भी पुराना आधार रहा है वहां पर। प्रदीप जी, एक और फैक्टर छूट गया, जिक्र करना जरूरी है। जनसुराज भी एक फैक्टर है, उसको भी कैंडिडेट चाहिए, वो भी ऐसी तलाश में है जो उनकी पार्टी को सूट भी करे और थोड़ा मजबूत कैंडिडेट भी हो। तो जिस निर्दलीय उम्मीदवार की आप चर्चा कर रहे थे उसके लिए तीसरा मोर्चा भी खुला हुआ है, जो कि अब जनसुराज के रूप में भी है, तो वो भी संभावना बन सकती है। नहीं, आपका कहना सही है। ठीक है, कि वो राजेश कुमार नाम का जो खिलाड़ी है अभी बेगूसराय के मैदान में, ठीक है, तो वो अभी कौन सा गुल खिलाएंगे ये कहना अभी जल्दबाजी है। ठीक है, कि प्रशांत किशोर किसके कंधे पर बंदूक रखेंगे वहां पर। ठीक है, तो ये स्वीकार करने के लिए भाजपा और कांग्रेस का। ठीक है, तो यह भी एक देखने की बात होगी। ठीक है, तो अभी मतलब
अभी इस गंगा में ये जो है 3-4 नामों की चर्चा है, खास तौर पर ये जो 3-4 आपने नाम बताए, चाहे वो नमिता जी की बात कही हो, कुंदन जी की बात हो या राजेश जी का ज़िक्र आपने किया हो, ये 3-4 नाम ऐसे हैं जिन पर मजबूत दावेदारी दिखाई पड़ रही है। प्रदीप जी, अगर हम यहाँ के बेगूसराय की बात करें, यहाँ मजबूत दावेदारों का तो ज़िक्र आपने किया, लेकिन जो वोटर हैं, कौन से मजबूत वोटर हैं? हार-जीत तय करने में किसका ज़्यादा असर होता है? अगर हम असर को देखें और वो जो असर करने वाले लोग हैं, वो इस वक़्त खड़े किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ खड़े हैं, एनडीए के साथ खड़े हैं या फिर महागठबंधन की तरफ ज़्यादा झुकाव देख रहे हैं आप? देखिए अर्पिता, बिहार का जितना भी जिला मुख्यालय का सीट होता है, जितने भी जिला मुख्यालय का सीट है, चाहे वो पटना हो, बेगूसराय हो, दरभंगा हो, समस्तीपुर हो, ठीक है, ये जो गया हो, औरंगाबाद हो, जो भी शहरी सीटें हैं, ठीक है, इन शहरी सीटों पे आप जब डेमोग्राफिकली, मतलब अगर आप जातीय समीकरण की बात कर रही है तो 2-3 चीजें स्पष्ट आपको दिखेगा। एक, मुसलमानों का वोट, ठीक है, एक अच्छा साइजेबल नंबर में होता है मुसलमानों का वोट, तो मुसलमान एक फैक्टर होता है वहां पर। हर हर विधानसभा सीट पर, शहरी जितनी विधानसभा सीटें हैं वहां पर मुसलमान वोट एक फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर होता है वैश्य वर्ग, ठीक है, क्योंकि शहरी शहरी विधानसभा सीटों पर वैश्यों की भी संख्या होती है, और वैश्य माना जाता है कि परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, और मुसलमान माना जाता है कि एंटी बीजेपी वोट बैंक है, ठीक है। तो अब देखिए, ध्रुव ये दो होते हैं, दो पिलर होता है, और इसी दो पिलर के इर्द गिर्द, ठीक है, वो ध्रुवीकरण होता है। बिहार में पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन आप कहती है ना, वो इन्हीं दो ध्रुवों के बीच होता है। एक तरफ वैश्य होता है, दूसरा तरफ मुसलमान होता है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द जब जिस जातियों की संख्या जहां पर ज्यादा होती है, तो बेगूसराय में आप देखेंगे कि भूमिहार जाति, अगर सवर्णों में देखेंगे अगर, तो भूमिहार जाति की संख्या सबसे बड़ी होती है और सबसे मजबूत जाति भी है वहां पर। भूमिहार फाइटर का जाति भी है वहां, और ऐसा माना जाता है कि बेगूसराय, मतलब अगर हम एक पॉलिटिकल क्लाउड की बात करें अगर 47 से लेकर आज तक का, तो बेगूसराय जो है वो निश्चित रूप से, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के वहां विधायक सांसद जीतते हो, चाहे कांग्रेस से जीता हो, चाहे बीजेपी से जीता हो, सबसे अधिक संख्या में जीते हुए जनप्रतिनिधियों की संख्या के मामले में देखेंगे तो भूमिहार जाति नंबर 1 पर आती है। सबसे बड़ा फैक्टर है ये एक। तो जब वैसे वर्ग के साथ भूमिहारों की ताकत लग जाती है जब, तो फिर ये कॉम्बिनेशन जो है विनिंग कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर मुसलमानों के साथ, मुस्लिम मतदाताओं के साथ, जब जिस विधानसभा सीट पर आप देखेंगे यादवों की ताकत जुट जाती है, ठीक है, तो वहां पर जो है आरजेडी सबसे मजबूत जाति पार्टी के रूप में उभरती है। और यही कारण है जो, चूंकि वहां का डेमोग्राफी में आप देखेंगे कि मुसलमान और भूमिहार, जब तक सवर्ण और मुसलमान एक पलड़े पर होते थे, मतलब कांग्रेस का स्वर्णयुग जो था 47 से लेकर 90 तक, वहां देखेंगे कि लगातार लड़ाई जो है, वहां लड़ाई में बीजेपी नहीं हुआ करती थी, वहां की लड़ाई में कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच लड़ाई हुआ करती थी, ठीक है। भोला सिंह कई बार वहां से विधायक एमएलए रहे, ठीक है, जो बाद में सांसद भी बने, बेगूसराय के नवादा से भी सांसद रहे, बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष रहे, भाजपा में भी आए वो, पहले कांग्रेस में भी थे, उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी में भी थे वो। तो एक तरह से जाति के आधार पर देखेंगे तो भूमिहारों का वहां पर वर्चस्व रहा है, ठीक है। और एक बार लोकसभा चुनाव में वहां से मुनाजिर हसन भी चुनाव जीते वहां से, ठीक है। तो बिल्कुल, तो जब मुसलमानों के साथ भूमिहार जुड़ गए तो फिर कांग्रेस के बल्ले बल्ले थी वहां पर, ठीक है। और जब वैश्य और भूमिहार सवर्णों का कॉम्बिनेशन बना तो बीजेपी की जीत की का एक लंबा श्रृंखला रहा वहां से। 90 के बाद से अधिकतर चुनाव में देखेंगे बीजेपी जीती वहां से, ठीक है। और जब एक बार प्रयोग किया बीजेपी ने अति पिछड़ी जाति के सुरेंद्र मेहता, जो अभी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, ठीक है, उनका सीट बदल दिया गया पिछली बार, ठीक है। तो वो भी चुनाव जीत चुके हैं वहां से, बीजेपी ने प्रयोग किया था वहां से, तो उस चुनाव में सुरेंद्र मेहता जीते वहां। तो इस प्रकार से सुरेंद्र मेहता भी कब जीते, जब बीजेपी वहां मतलब मैं क्या कहूं, जब बीजेपी वहां पर जो है एक नया प्रयोग कर रही थी जिस दौर में, ठीक है। और उस दौर में याद रखिए कि बीजेपी के सांसद भोला सिंह हुआ करते थे। भोला सिंह बड़े नेता थे भूमिहार जाति के, तो
उनके कारण जो है बीजेपी से भूमिहार वैसे भी लगातार जुड़े हुए हैं। 2000 ईस्वी के बाद से, जब से कांग्रेस लालू प्रसाद के साथ गई, तब से भूमिहार जाति पहले कांग्रेस के परंपरागत मतदाता हुआ करते थे, बाद में बीजेपी के साथ आ गए वो। तो जब बीजेपी को भूमिहारों के साथ मिलने लगा, तो फिर बीजेपी वहां मजबूती से उभरी। तो ये सभी चीजें हैं। आप देखिए, चुनाव में कई बार ऐसा होता है कि स्थापित मापदंड टूट जाते हैं, कई बार किसी सामाजिक समूह का वोट कई भागों में बट गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप बोले प्रदीप जी की जो हमने इतिहास में चीजें देखी होती, कई बार चीजें बहुत अलग तरीके से बदलती है। 2025 में भी एक बदलाव की तस्वीर दिख रही है, जब प्रशांत किशोर तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। अब ये तीसरा मोर्चा कितना मजबूत होगा, चुनाव से बिल्कुल पहले वो कितना मजबूती से उतर पाएंगे, वो सवाल अलग है। लेकिन फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर 243 सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे ही, उम्मीदवार वो बेगूसराय से भी देंगे। और माना यह जाता है कि उनकी पकड़ मुस्लिमों में बहुत अच्छी बन चुकी है, और इस लिहाज से अगर वो अपना कोई भी उम्मीदवार उतारते हैं तो कुछ हद तक उनको मुस्लिमों का भी वोट मिलेगा। अगर आप इस नए फैक्टर को जोड़ते हुए बताएं कि फिर वहां की तस्वीर कितनी बदलेगी, किसके साथ कौन खड़ा होगा, क्या लगता है आपको? ये फाइनल आपका जवाब लूंगी मैं। अर्पिता, देखिए, अभी जो बिहार की राजनीति है वो जातिगत और सामाजिक समीकरण के आधार पर दो ध्रुवीय है। इसमें तीसरे के कोई हिस्सेदारी नहीं है। एक ध्रुव पर आरजेडी है, दूसरे ध्रुव पर एनडीए का गठबंधन है, बीजेपी का गठबंधन है, जदयू है, उसमें बीजेपी है, जदयू है, लोक जनशक्ति पार्टी है, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है। तो ये सामाजिक समीकरण के आधार पर बहुत ही मजबूत गठबंधन है। ठीक है, दूसरी तरफ आरजेडी का भी गठबंधन है। अगर बाई को जोड़ दें उसमें, कांग्रेस के कारण जो है मुसलमानों का वोट एक तरफा हो जाता है, फिर कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, तो यह भी बहुत ही मजबूत गठबंधन है। ठीक है, तो दोनों बाई पोलर आमने सामने की लड़ाई है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर कोई चमत्कार करते हैं तो एक ही शर्त पे वो चमत्कार होगा, जब जातीय समीकरण टूटेगा और मुद्दों की लड़ाई होगी। अगर जन समस्याओं के आधार पर, मुद्दों के आधार पर वहां पर चुनाव लड़ा गया, तो वो चुनाव केवल बेगूसराय में नहीं लड़ा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल बेगूसराय में मुद्दों पर चुनाव हो और शेष बिहार में जो है वो जातिगत समीकरण के आधार पर चुनाव। अगर मुद्दों की लड़ाई होगी, अगर, ठीक है, तब तो प्रशांत किशोर का कोई ताकत बनकर वहां उभर पाएंगे। जैसे अभी आपने देखा, 4 विधानसभा सीटों का उपचुनाव हुआ, प्रशांत किशोर चारों विधानसभा सीट पर तीसरे चौथे नंबर पर रहे। क्यों रहे? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा कि चुनाव जो है स्थापित, जो बिहार में जो 1990 के बाद से लगातार केवल और केवल जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो अगर वही लड़ाई अगर हुई 2025 के आम चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें, तो फिर प्रशांत किशोर किसी को जिता हरा तो सकते हैं, लेकिन खुद जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्रशांत किशोर को की राजनीति का एकमात्र सहारा है कि बिहार के चुनाव को जातिगत समीकरण से हटाकर मुद्दों के आधार पर चुनाव को लड़ने का या लड़वाने का प्रयास हो। अगर इस प्रयास में प्रशांत किशोर सफल होंगे तो प्रशांत किशोर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अन्यथा केवल वोट कटवा बनकर रह जाएंगे। किसी सीट पर वो एनडीए को जीत में सहायक होंगे, किसी सीट पर जो है आरजेडी की जीत में सहायक होंगे। ठीक है, तो यही परिस्थिति है आज बिहार की। बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया प्रदीप जी आपने, और ये बिहार की राजनीति की सिर्फ इसी सीट की नहीं, मुझे लगता है हर सीट की लगभग यही तस्वीर फिलहाल बनती दिख रही है। बेगूसराय का आपने सारा आंकड़ा हमारे दर्शकों तक दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विश्लेषण के लिए। बाकी सीटों पर भी आपकी राय लेंगे और वहां की राजनीति को आपसे जरूर समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, और बिहार की तमाम विधानसभा सीटों का विश्लेषण हम आगे भी आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। नमस्कार।